नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने यह कहकर न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया पर फिर से सवाल खड़े किए कि जजों को चुनाव का सामना नहीं करना पड़ता है। रिजिजू ने दिल्ली बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में कहा, जजों को एक बार जज बनने के बाद किसी आम चुनाव या सार्वजनिक तौर पर जांच का सामना नहीं करना पड़ता है। ऐसे में ये तो साफ है कि जजों को आम जनता नहीं चुनती है और यही वजह है कि जनता आपको बदल भी नहीं सकती। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जनता आपको देख नहीं रही है। रिजिजू ने कहा कि जज अपने फैसलों और जिस तरह से वो न्याय देते हैं और अपना आकलन करते हैं, जनता उसे देखती है। सोशल मीडिया के इस दौर में कुछ भी छुपा नहीं रह सकता। रिजिजू ने कहा कि आज जो सिस्टम चल रहा है उस पर कोई सवाल नहीं उठाएगा या फिर कोई सवाल नहीं उठेंगे, ऐसा सोचना ही गलत है। केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा कि 1947 के बाद से कई बदलाव हुए हैं, इसलिए यह सोचना गलत होगा कि मौजूदा व्यवस्था जारी रहेगी और इस पर कभी सवाल नहीं उठाया जाएगा। उन्होंने कहा, यह बदलती स्थिति है, इसे जरूरतें निर्धारित करती हैं और यही कारण है कि संविधान को 100 से अधिक बार संशोधित करना पड़ा है। दिल्ली हाईकोर्ट के जिन रिटायर्ड जज के इंटरव्यू को लेकर कानून मंत्री किरण रिजिजू ने न्यायपालिका के अधिकारों पर सवाल उठाया था, आज उन्हीं रिटायर्ड जज RS सोढ़ी ने कानून मंत्री को सख्त हिदायत दी। उन्होंने साफ शब्दों में कानून मंत्री से कह दिया कि वो उनके कंधे पर बंदूक रखकर चलाना बंद करें। दरअसल एक इंटरव्यू में जस्टिस सोढ़ी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार संविधान को हाईजैक किया है। ऐसा करते हुए उनका कहना है कि न्यायाधीशों को हम खुद ही नियुक्त करेंगे और इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होगी। इसी को ट्वीट करते हुए कानून मंत्री ने न्यायपालिका पर निशाना साध दिया। उन्होंने कहा कि वास्तव में ये अधिकांश लोगों के विचार हैं। सुप्रीम कोर्ट में बैठे लोग वो लोग हैं जो संविधान के प्रावधानों और लोगों की जनादेश की अवहेलना करते हैं और सोचते हैं कि वो भारत के संविधान से ऊपर हैं। रिटायर्ड जस्टिस सोढ़ी ने किरण रिजिजू के इसी बयान को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं इस मुद्दे को उठाने के लिए कानून मंत्री को धन्यवाद देता हूं, लेकिन मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं। कॉलेजियम प्रणाली असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों में एक सचिवालय होना चाहिए, ये मेरी निजी राय है। जस्टिस सोढ़ी ने NDTV से बात करते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है कि 2-3 जस्टिस ही मिलकर तय करें कि कौन जस्टिस बनेगा। कॉलेजियम प्रणाली फेल हो गई है, लेकिन संवैधानिक निकायों को न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में सार्वजनिक आलोचना से बचना चाहिए। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों पर चल रही बहस में वो कहाँ है? इस पर बात करते हुए जस्टिस सोढ़ी ने कहा कि संसद कानून बनाने में सर्वोच्च है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कानूनों की जांच करने में सक्षम है। जम्मू बम धमाकों की परवाह किए बिना भारत जोड़ो यात्रा सोमवार 23 जनवरी को जम्मू शहर में पहुंच गई। शहर में पिछले 72 घंटों में 3 विस्फोट हुए हैं। राज्य पुलिस कांग्रेस नेता राहुल गांधी को तमाम तरह की सलाह दे रही थी। यात्रा के जम्मू पहुंचने के बाद राहुल गांधी ने रघुनाथ मंदिर में पूजा पाठ किया। राहुल गांधी को मंदिर के पुजारियों ने माला पहनाई। इससे पहले राहुल गांधी की यात्रा का गर्मजोशी से स्वागत किया गया, क्योंकि इसने दोपहर में निकटवर्ती सांबा जिले से जम्मू में प्रवेश किया और अधिकारियों ने उनके चारों ओर सुरक्षा घेरा और मजबूत कर दिया। इस दौरान कश्मीरी पंडितों को एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को राहुल गांधी से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मुलाकात की और उन्हें आतंकवादियों द्वारा टारगेट हमलों और PM पैकेज के तहत नियोजित लोगों के विरोध सहित उनके विभिन्न मुद्दों के बारे में जानकारी भी दी। जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने अपने भाषण में कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर बीजेपी सरकार और वहां के LG को निशाने पर लिया। राहुल गांधी ने कहा कि आज सुबह मुझसे मिलने एक डेलीगेशन आया, मैं हैरान रह गया। उन्होंने कहा कि जब डेलीगेशन LG के पास गया तो LG ने उनसे कहा कि तुम्हें भीख नहीं मांगनी चाहिए। राहुल ने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ये भीख नहीं, अपना हक मांग रहे हैं। अगर आपको कुछ करना चाहिए तो आपको इनसे माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में गरीब लोगों से जमीन छीनी जा रही है, वो हमें मीडिया में क्यों नहीं दिखाई देता, जो कश्मीरी पंडितों के साथ सरकार अन्याय कर रही है। इस दौरान राहुल गांधी ने बेरोजगारी और अग्निवीर जैसे मुद्दों पर भी सरकार को घेरा। राहुल ने कहा कि उनसे जो लोग मिलने आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि जम्मू में जो पहले जम्मू के लोग व्यापार करते थे, जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर के लोग चलाते थे, आज बाहर के लोग जम्मू और कश्मीर को चला रहे हैं। हमारे हक और हमारी आवाज को प्रशासन सुनता नहीं है। सारा का सारा व्यापार बाहर के लोग कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोग देखते रह गए। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जम्मू में राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना को लेकर बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया। राहुल ने अग्निवीर योजना को लेकर कहा कि बीजेपी वाले देश के साथ आर्मी के रिश्ते को खराब कर रहे हैं।
कोई भी काम सीखने के लिए 7 से 8 साल लगते हैं, लेकिन इनको लगता है कि 6-7 महीने में सेना की ट्रेनिंग हो जाएगी। राहुल ने कहा कि आर्मी एक परिवार है, जो सेना लड़ती है वो रिश्ते के बल पर लड़ती है। सैनिकों के बीच में जो रिश्ता होता है उसके बल पर लड़ती है। वो रिश्ता 1-2 साल में बनता ही नहीं, उस रिश्ते को बनने में कम से कम 7 से 8 साल लगते हैं। बीजेपी के लोगों को ये बात समझ नहीं आई। उनको लगता है कि आर्मी की ट्रेनिंग 6-7 महीने में हो जाएगी, सालों लगते हैं। अग्निवीर योजना हिंदुस्तान की सेना को कमजोर करने की योजना है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोमवार को घोषणा की कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच वाली कमेटी का नेतृत्व मशहूर मुक्केबाज मैरी कॉम करेंगी। कमेटी में 5 लोग हैं। सरकार की कमेटी अगले 1 महीने तक भारतीय कुश्ती महासंघ का संचालन भी करेगी। बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण सिंह के लिए ये बड़ा झटका है, क्योंकि अध्यक्ष होने की वजह से उनका दखल जारी था, जबकि उन्हें 1 महीने के लिए काम से बेदखल कर दिया गया है। जांच पैनल के अन्य सदस्यों में ओलंपिक पदक विजेता पहलवान योगेश्वर दत्त, पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी और मिशन ओलंपिक सेल की सदस्य तृप्ति मुरगुंडे, पूर्व टॉप सीईओ राजगोपालन और पूर्व साई कार्यकारी निदेशक राधिका श्रीमान हैं। बता दें, कुश्ती महासंघ और ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और रवि दहिया सहित देश के कुछ शीर्ष पहलवानों के 3 दिवसीय धरने के बाद शनिवार को ठाकुर ने समिति बनाने का फैसला किया था। पहलवानों के विवाद के पीछे बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण सिंह ने हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लिया था। इस पर सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोमवार को कहा कि वो अपना और पिता का नाम घसीटने के लिए कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। कांग्रेस सांसद ने देश के प्रमुख पहलवानों द्वारा WFI प्रमुख पर लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र जांच की मांग की। बता दें, ब्रिजभूषण ने पूरे विवाद के पीछे असली मकसद हरियाणा का चुनाव बताया था और आंदोलन के पीछे उन्होंने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और उनके सांसद बेटे दीपेंद्र हुड्डा का नाम बताया, जिसके बाद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि वो मानहानि का केस करेंगे। हुड्डा ने कहा कि मुझे नहीं पता कि उन्होंने हमारा नाम क्यों घसीटा, हम उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे पहलवान इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं और पूरा देश उनका साथ दे रहा है। स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पद छोड़ना चाहते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर कहा कि वो सभी राजनीतिक जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते हैं। राज्य में लगातार विपक्ष के निशाने पर रहे भगत सिंह कोश्यारी का ये फैसला चौंकाने वाला है। इसकी घोषणा भी उन्होंने खुद ही की है। राजभवन द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि माननीय प्रधानमंत्री की हाल की मुंबई यात्रा के दौरान मैंने उन्हें सभी राजनीतिक जिम्मेदारियों से मुक्त होने पर अपना शेष जीवन पढ़ने, लिखने और अन्य गतिविधियों में बिताने की अपनी इच्छा से अवगत कराया है। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा, संतों, समाज सुधारकों और वीर सेनानियों की भूमि महाराष्ट्र जैसे महान राज्य के राज्य सेवक या राज्यपाल के रूप में सेवा करना मेरे लिए पूर्ण सम्मान और सौभाग्य की बात थी। आगे उन्होंने कहा कि पिछले 3 साल से कुछ ज़्यादा समय के दौरान महाराष्ट्र की जनता से जो प्यार और स्नेह मुझे मिला है उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। बता दें, इस्तीफे की उनकी पेशकश ऐसे समय में आई है जब वो हाल में छत्रपति शिवाजी महाराज समेत बाकी बयानों के चलते विपक्ष के लगातार निशाने पर रहे थे। मुंबई में बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे और प्रकाश आंबेडकर ने गठबंधन की घोषणा कर दी है। दोनों नेताओं ने आज सोमवार को मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। इस गठबंधन से महाराष्ट्र में नया समीकरण बन गया है। बीएमसी चुनाव से पहले इस घोषणा को अहम माना जा रहा है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि प्रकाश आंबेडकर के साथ शिवसेना के गठबंधन को कांग्रेस और एनसीपी द्वारा स्वीकार किया जाएगा और सभी एमवीए का हिस्सा होंगे। प्रकाश आंबेडकर का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी उनके साथ होंगे। कुछ मुद्दों पर उनके शरद पवार से मतभेद हैं, लेकिन वो व्यक्तिगत मुद्दे नहीं हैं। प्रकाश ने कहा कि हम सब लोग एक साथ होंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि ठाकरे और आंबेडकर ने साथ आने का फैसला किया है। मेरे दादा प्रबोधनकर ठाकरे और प्रकाश आंबेडकर के दादा डॉक्टर BR आंबेडकर एक ही दुश्मन से लड़े थे। अब देश के व्यापक हित के लिए एक बार फिर साथ आने की जरूरत है। शिंदे फडणवीस में दम है तो तुरंत चुनाव कराएं। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हिजाब मामले पर अंतरिम दिशा निर्देश देने की याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को फौरन सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया और कहा कि अदालत मामले के लिए 3 जजों की बेंच का गठन करेगी। राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर बैन हटाने से इनकार करने के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं के बाद यह घटनाक्रम सामने आया है।
वरिष्ठ वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने एक अंतरिम अर्जी का उल्लेख किया जिसमें उन हिजाबी लड़कियों के लिए अनुमति मांगी गई थी जो परीक्षा ही नहीं दे पाईं। तमाम स्कूल कॉलेजों ने ऐसी लड़कियों से हिजाब हटाकर परीक्षा देने को कहा था, लेकिन लड़कियों ने हिजाब हटाने से मना कर दिया था। वकील मीनाक्षी ने उन लड़कियों के मामले का उल्लेख किया जिनके सिर पर मात्र स्कार्फ पहनने पर प्रतिबंध के कारण 1 साल का नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि प्रैक्टिकल परीक्षाएं 6 फरवरी से शुरू हो रही हैं। मीनाक्षी ने कहा कि कई लड़कियों को स्कूल छोड़ना पड़ा। मुझे तत्काल कुछ निर्देशों की जरूरत है ताकि 1 और वर्ष बर्बाद न हो। प्रैक्टिकल परीक्षाएं 16 फरवरी से शुरू होंगी। इस पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि अदालत इसकी जांच करेगी और इसे तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेगी। CJI ने कहा, मैं मामले के लिए 3 जजों की बेंच का गठन करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के बाद बीजेपी ने अब लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मुस्लिम समुदाय में पैठ बनाने का मेगा प्लान बना लिया है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 60 लोकसभा क्षेत्रों की पहचान की है, जहां अल्पसंख्यक आबादी 30% से ज्यादा है। बीजेपी इन लोकसभा क्षेत्रों से 5000 अल्पसंख्यक लोगों की पहचान करेगी जो बीजेपी की योजनाओं को पसंद करते हों और उनके सहारे उनके समुदाय तक पहुंचा जाएगा। 4 महीने के इस एक्शन प्लान में बीजेपी मार्च अप्रैल में एक स्कूटर यात्रा और एक स्नेह यात्रा का आयोजन करेगी। सूत्रों के मुताबिक इस आउटरीच कार्यक्रम का समापन मई में प्रधानमंत्री मोदी के दिल्ली में एक सार्वजनिक रैली के साथ किया जाएगा। इस रैली में चुने गए 60 लोकसभा सीटों के लोग शामिल होंगे। बीजेपी ने जिन जिन राज्यों से सबसे अधिक सीटें चिन्हित की हैं उनमें यूपी और पश्चिम बंगाल वो राज्य हैं जहां सबसे अधिक सीटों की पहचान की गई है। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से 13 सीटों की पहचान की गई है जहां बीजेपी मुस्लिम समुदाय तक पहुंच बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगी। वहीं जम्मू कश्मीर से 5, बिहार से 4, केरल और असम से 6, मध्य प्रदेश से 3, तेलंगाना और हरियाणा से 2 और महाराष्ट्र और लक्षद्वीप से 1 सीट की पहचान की गई है। बंगाल में जिन सीटों को चिन्हित किया गया है उन निर्वाचन क्षेत्रों में बहरामपुर है जहां 64% अल्पसंख्यक आबादी है, जंगीपुर है जहां 60% मुस्लिम आबादी है, मुर्शिदाबाद है जहां 59% है और जयनगर है जहां 30% अल्पसंख्यक आबादी है। इसके अलावा यूपी में बिजनौर जहां 38.33% अल्पसंख्यक आबादी है, अमरोहा, कैराना, नगीना, संभल, मुजफ्फरनगर और रामपुर सीटों को चिन्हित किया गया है। इसके अलावा केरल में राहुल गांधी की सीट वायनाड की भी पहचान की गई है जहां बीजेपी मुस्लिम समुदाय तक पहुंच बनाने का काम शुरू करेगी। बीजेपी नहीं, कांग्रेस ने भी मिशन 2024 के लिए कमर कसनी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने आने वाले चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया है। कांग्रेस ने ऐसी 56 रिजर्व सीटों की पहचान की है जहां पार्टी नया पार्टी नेतृत्व बनाएगी। ऐसा करने के लिए अप्रैल 2023 तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नेतृत्व विकास मिशन के तहत आने वाले 3 महीनों में कांग्रेस इन 56 सीटों के तहत जिलों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समूहों के होनहार व्यक्तियों की पहचान करेगी। इसमें वो लोग होंगे जिन्होंने पंचायत या स्थानीय निकाय चुनाव लड़ा हो, जातीय समुदाय में चैंपियन, एक्टिविस्ट या भविष्य में अच्छा करने की सोच रखने वाले युवा राजनेता हों। इनको अपने समुदायों में पार्टी के प्रभाव को मजबूत करने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। ये मिशन 28 SC और 28 ST निर्वाचन क्षेत्रों पर केंद्रित है जहां पार्टी 2019 के चुनावों में दूसरे स्थान पर रही थी। गुजरात के मोरबी में पुल हादसे के करीब 3 महीने बाद पुल की मरम्मत करने के लिए जिम्मेदार कंपनी के प्रमुख पर कार्रवाई की गई है। पुल हादसे में 130 से ज्यादा लोग मारे गए थे। पुल की मरम्मत के 4 दिन बाद ही हादसा हो गया था। हादसे के लिए मरम्मत करने वाली कंपनी ओरेवा ग्रुप पर लापरवाही बरतने के आरोप लगे थे, लेकिन अब जाकर पुलिस ने इसी ओरेवा ग्रुप के प्रमोटर और अजंता मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड के प्रबंध निदेशक जयसुख पटेल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। जयसुख पटेल घटना के बाद से लापता हैं। इस मामले में उनको आरोपी के रूप में नामित किया गया है। अजंता ब्रांड के तहत दीवार घड़ियां बनाने के लिए जाने जाने वाली कंपनी ओरेवा ग्रुप को मच्छू नदी पर 100 साल पुराने सस्पेंशन ब्रिज के नवीनीकरण, संचालन और रखरखाव के लिए ठेका दिया गया था। रामचरितमानस पर बिहार आरजेडी नेता और मंत्री चंद्रशेखर के बयान के बाद अब यूपी में पिछड़ों के नेता और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी कहा है कि उस ग्रंथ में आपत्तिजनक बातें लिखी हैं। पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के MLC स्वामी प्रसाद मौर्य ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखित महाकाव्य रामचरितमानस में दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्ग के लिए आपत्तिजनक भाषा कहकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। उनका बयान रविवार को सामने आया। मौर्य ने कहा कि कोई करोड़ लोग इसको नहीं पढ़ते, सब बकवास है।
ये तुलसीदास ने अपनी तारीफ और खुशी के लिए लिखा है। धर्म हो, हम उसका स्वागत करते हैं, पर धर्म के नाम पर गाली क्यों? दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को जाति के नाम पर शूद्र कह के क्यों गाली दे रहे हैं? क्या गाली देना धर्म है? मौर्य ने कहा कि तुलसीदास की रामचरितमानस में एक चौपाई है, जे वर्णाधम तेली कुम्हारा, स्वपच किरात कोल कलवारा। ये सीधे सीधे जाति का नाम लेकर उसे अधम जाति का सर्टिफिकेट दिया गया है। एक और चौपाई है, ढोल गमार शूद्र पशु नारी, सब ताड़न के अधिकारी। इसमें शूद्र और महिलाओं को भी ताड़ना का अधिकारी बताया गया है। इस पर आपत्ति करने पर धर्म के ठेकेदार ये कहने लग जाते हैं कि हमारा अर्थ उन्हें शिक्षा देने से है। मौर्य ने कहा, रामचरितमानस के आपत्तिजनक हिस्सों, जिनसे जाति, वर्ग और वर्ण के आधार पर समाज के एक हिस्से का अपमान होता है, उन्हें बैन कर दिया जाना चाहिए। सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा की गई टिप्पणी बिहार के शिक्षा मंत्री और आरजेडी नेता चंद्रशेखर द्वारा की गई इसी तरह की टिप्पणियों के बाद आई है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा, जब स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में थे तब हमने उनसे इस तरह के बयान कभी नहीं सुने। सपा में आने के बाद से उन्होंने हिंदुओं का अपमान करना शुरू कर दिया है। जो सपा के एजेंडे में है वो समाज को बांटने के लिए रामचरितमानस का विरोध कर रहे हैं। सपा को इसके परिणाम भुगतने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उन्हें समर्पित स्मारक मॉडल का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंडमान और निकोबार में 21 द्वीपों का नामकरण भी किया। इन द्वीपों का नाम 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर ही रखा गया। इन वीरों में विक्रम बत्रा, अब्दुल हमीद जैसे नाम शामिल हैं। पीएम मोदी ने कहा कि अंडमान की यह धरती वो धरती है जहां पहली बार तिरंगा फहराया गया था, जहां पहली बार स्वतंत्र भारत की सरकार बनी। आज नेताजी सुभाष बोस की जयंती है। देश इस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाता है। भारतीय क्रिकेटर केएल राहुल और अभिनेत्री आथिया शेट्टी ने आज शादी कर ली। उन्होंने खंडाला में सुनील शेट्टी के बंगले में शादी रचाई। इस शादी में लगभग 100 मेहमानों को बुलाया गया, जिसमें खेल और सिनेमा जगत की बड़ी हस्तियां शामिल हुईं। मीडिया से बात करते हुए सुनील शेट्टी ने कहा, एक छोटे समारोह में परिवार के करीबी लोगों के बीच बहुत अच्छे से फेरे हुए और शादी हुई। मैं अब आधिकारिक तौर पर ससुर बन गया हूँ। उन्होंने कहा कि रिसेप्शन IPL के बाद हो सकता है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार।